साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो सेल कार्टेक्स है। ये क्या होता है? आउटर ग्लॉसी और क्लियर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है। दूसरा है एंडोप्लाज्म, ये इनर पार्ट है, सेल का मेडुला कहलाता है ये। और इसमें क्या होते हैं? कई विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स और क्या होते हैं? इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, अघुलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है ना? तो अघुलनशील पदार्थ जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल ऑर्गेनेल्स विद न्यूक्लियस है, फैट वगैरह है जो कि घुलनशील नहीं होते। ये किसमें पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक दूसरा क्या है? घुलनशील पदार्थ है। दो प्रकार के एंडोप्लाज्म में, एक अघुलनशील पदार्थ है और दूसरे क्या है? घुलनशील पदार्थ है। घुलनशील पदार्थ में क्या है? जो घुलनशील पदार्थ है और जो अघुलनशील पदार्थ के बीच में स्थित होता है, या यूं कह लें अघुलनशील पदार्थ किसमें डूबे होते हैं? घुलनशील पदार्थ में डूबे होते हैं। तो जो घुलनशील पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? साइटोसोल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? साइटोप्लाज्म। आज अपने को पढ़ना है साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ये कई बार टर्म आया है, लेकिन आपको बुक में भी कहीं मिलेगा, बहुत थोड़ा सा लिखा मिलेगा, है ना? अपन डिटेल में इसको आज पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? साइटोप्लाज्म को। पहले हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है ना? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस क्या कहलाता है? इज नोन एज साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। बिना केंद्रक के प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है ना? बिना न्यूक्लियस के प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये है कि साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म जो है वो कहां पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ठीक है? फिर नेक्स्ट साइटोप्लाज्म जो है वो एक मोस्ट इसेंशियल पार्ट है, अति आवश्यक भाग है। साइटोप्लाज्म कोशिका का मुख्य आवश्यक भाग है। साइटोप्लाज्म इज मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म जो है सेल का अति आवश्यक भाग है। क्योंकि यहां पे क्या होता है बेटा? क्योंकि यहां पे क्या होता है? बायोसिंथेसिस और बायोसिंथेसिस एंड बायोएनर्जेटिक्स एक
प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस आर टेक्स प्लेस, प्रोसेस आर टेक्स प्लेस, ठीक है ना। क्योंकि यहां क्या होती है बेटा, बायोसिंथेसिस और बायो एनर्जेटिक प्रक्रियाएं होती हैं। साइटोप्लाज्म इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ सेल बिकॉज देयर इज बायोसिंथेसिस एंड बायो एनर्जेटिक प्रोसेसेस आर टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो ये जो है साइटोप्लाज्म जो है ये अति आवश्यक भाग है कोशिका का, क्योंकि यहां बायोसिंथेसिस और बायो एनर्जेटिक की क्रियाएं होती है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म जो है मुख्यतया दो भागों में डिफरेंशिएटेड होता है। साइटोप्लाज्म जो है मुख्यतया दो भागों में डिफरेंशिएटेड होता है। साइटोप्लाज्म is mainly differentiated into two parts, है ना। साइटोप्लाज्म is mainly differentiated into two parts. साइटोप्लाज्म मुख्यतया दो भागों में भिन्नित होता है। नंबर एक है पहला है इक्टोप्लाज्म, नंबर एक है इक्टोप्लाज्म, ECTOPLASM इक्टोप्लाज्म। और नंबर दो है, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है इंडोप्लाज्म, ठीक है। दो भागों में भिन्नित होता है, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्टोप्लाज्म पहले थोड़ा सा देख लें, इक्टोप्लाज्म, ठीक है, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म पहले अपन देख लें। इक्टोप्लाज्म किसको कहते हैं, इक्टोप्लाज्म जो है ये साइटोप्लाज्म की बाहरी लेयर है, साइटोप्लाज्म की बाहरी लेयर है, कोशिका द्रव्य का बाहरी स्तर जो है वो इक्टोप्लाज्म कहलाता है। पहले अपन देख रहे हैं क्या, इक्टोप्लाज्म, ठीक है। इक्टोप्लाज्म क्या है, इसको जो है कॉर्टेक्स भी कहते हैं, इसको सेल का कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट, सेल का कॉर्टेक्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेल का कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और ये क्या है, आउटर क्लियर माने साफ, आउटर क्लियर, या आप ग्लॉसी कह सकते हो, ग्लॉसी, ठीक है ना, ग्लॉसी आउटर क्लियर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, इक्टोप्लाज्म को क्या कहते हैं, नंबर एक पहला क्या कहते हैं, सेल का कॉर्टेक्स, ठीक है, सेल कॉर्टेक्स भी आप कह सकते हो। और दूसरा क्या कहते हैं, आउटर, ये क्लियर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है कि इसमें एक्चुअल में ये क्लियर इसलिए क्लियर पार्ट कहते हैं क्योंकि यहां पे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह नहीं होते, इस हिस्से में सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह कोशिकांग जो है वो नहीं होते। अपन एक शॉर्ट में सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो यहां पे थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये कोई सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें आप ये समझिए कि यहां पे क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, ये केंद्रक है। यहां पे इसमें दो हिस्से हैं, एक ये आउटर, ये जो है हिस्सा, ये इस तरह से दो हिस्से हैं। ये क्या है कि बाहर वाला जिसकी अपन बात कर रहे हैं, आउटर कॉर्टेक्स, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, आउटर क्लियर पार्ट है। ये जो है ये क्या है, आउटर क्लियर पार्ट है। ये इसी को अपन इक्टोप्लाज्म कह रहे हैं या कॉर्टेक्स कह रहे हैं। इसमें कोई आपको क्या नहीं है, कोशिकांग नहीं है, और इसमें ना ही कोई इसमें स्टार्च वगैरह, ना ही कोई जो है इनसॉल्युबल पार्ट है, ठीक है ना। तो ये है। और दूसरा हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, ये है इनर पार्ट।
इसका ये जो है क्या है, इनर पार्ट है ये, ठीक है। तो ये दूसरा जो है ये क्या कहलाता है, इसको अपन कहते हैं इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और दूसरा क्या है, इंडोप्लाज्म, ठीक है। तो इंडोप्लाज्म जो है ये क्या है, अंदर की चीज को आप क्या कहते हो, जब बाहर के भाग को कार्टेक्स कहते हो तो अंदर के भाग को आप क्या कहते हो, सेल का मेडुला। इसको क्या कहते हो, सेल का मेडुला। ये क्या कहलाता है, सेल का मेडुला कहलाता है, ठीक है। ये सेल का बाहरी भाग क्या था, कार्टेक्स था, ये सेल का मेडुला कहलाता है। और इसमें क्या होता है, ये कैसा है, ग्रैनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या था, आउटर क्लियर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म था। और ये क्या है दूसरा, इसका ये दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रैनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म। ग्रैनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म। ग्रैनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इंडोप्लाज्म को क्या कहते हो, सेल का मेडुला कहते हो, ये इनर पार्ट है। और इसको क्या कहते हो, ग्रैनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें जो है ये अपन सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे कर लें चाहे तो, इसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेल। अभी और भी चीजें इसमें पढ़ना है तो अपन ऐसे शॉर्ट में ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटर में क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गए, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, ये सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, ठीक है। इसमें कुछ जो है क्या होंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल भी होंगे, अघुलनशील पदार्थ। इसमें क्या होंगे, इस हिस्से में क्या होंगे, अघुलनशील पदार्थ। अपन अघुलनशील पदार्थ को भी कुछ ऐसे चिन्ह से बना लें, ठीक है ना। अभी इसको, ये क्या है, इनसॉल्युबल मटेरियल, इनसॉल्युबल मटेरियल, ठीक है ना, इनसॉल्युबल मटेरियल, ठीक। ये क्या है, इनसॉल्युबल मटेरियल है। तो इस तरह से ये क्या है कि ये है इंडोप्लाज्म, सेल का मेडुला है, ये सेल का इनर पार्ट है। ये क्या है, ग्रैनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस। ये पूरा हिस्सा अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये बात कर रहे हैं अपन इस पूरे हिस्से की, अंदर के वाले भाग की। ये पूरा क्या है, ये अंदर का भाग है, ठीक है। तो इसकी बात अपन कर रहे हैं, बाहर की ओर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, कोई इनसॉल्युबल मटेरियल नहीं है, ठीक है। ये क्लियर, ये साफ भाग है, ठीक है, ग्लॉसी पार्ट है। आप कह रहे कि ट्रांसपेरेंट पार्ट है, तो ये मतलब उतना ट्रांसपेरेंट तो नहीं रहता, पर थोड़ा ये रहता है, क्योंकि ये चीजें इधर नहीं रहती कार्टेक्स में, ठीक है। और यहाँ क्या है, इनसॉल्युबल मटेरियल और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए ये जो इंडोप्लाज्म है, इसके लिए ही यहां पे एक टर्म और यूज होता है कई बार, साइटोसोल। इसी के लिए कई बार यहां पे क्या यूज होता है, साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल एक्चुअल में ये इंडोप्लाज्म साइटोसोल नहीं है, लेकिन एक बृहद यदि आप स्टडी करें तो कुल मिलाकर के इंडोप्लाज्म ही साइटोसोल है। अभी अपन पढ़ते हैं कि साइटोसोल क्या है, ठीक है ना। तो एक टर्म इसके लिए यूज होता है, साइटोसोल। साइटोसोल क्या है एक्चुअल में, कि साइटोसोल जो है तो इनर, क्योंकि इंडोप्लाज्म भी इनर है, देखिए वही शब्द आ रहा है, इनर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। इनर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, ये इनर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑफ साइटोप्लाज्म। इनर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म क्या है, वो भी तो क्या है, ग्रैनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म अंदर है, अंदर का हिस्सा है, इसलिए इसके लिए कभी कभी साइटोसोल टर्म यूज करते हैं अपन। तो ये क्या है, इनर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। जो परिभाषा इसको वेरीफाइड करती है, वो परिभाषा मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअल में क्या है, कि ये हिस्से में आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या है, कुछ फ्लूइड भी भरा हुआ है,
है ना, ये फ्लूइड भरा हुआ है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और क्या है, इनसॉल्युबल पदार्थ हैं, इनसॉल्युबल पदार्थ हैं। तो जो फ्लूइड है मतलब कि सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो क्या है पदार्थ भरा हुआ है, एक्चुअल में उसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल क्या है, साइटोसोल क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो घुलनशील पदार्थ भरा हुआ है, मतलब जो कि घुलनशील, ये वाला जो जो ये है, इसीलिए ये डायग्राम को बनाया था, क्योंकि इसको समझना थोड़ा कठिन है। उसी को अपन क्या कर देते हैं, एंडोप्लाज्म, और उसी को ये कह देते हैं सामान्य स्थिति में। लेकिन अपने को क्या है कि नीट की भी तैयारी करनी है, अपने को बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी करनी है, कई लोग जेआरएफ की भी तैयारी करते हैं, उनको तो वहां तो एक क्लियर स्पष्ट बात चाहिए। तो क्लियर बात क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो घुलनशील पदार्थ भरा होता है उसको कहते हैं साइटोसोल। तो दूसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में, सेल ऑर्गेनेल्स के कोशिकांग जो हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में, सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो घुलनशील पदार्थ भरा होता है, जो घुलनशील सॉल्युबल मटेरियल, जो घुलनशील पदार्थ भरा होता है, जो घुलनशील पदार्थ भरा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे साइटोसोल कहते हैं, उसे साइटोसोल कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो घुलनशील पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। तो ये जो मटेरियल अंदर भरा हुआ है इसी को आप क्या कह रहे हो बेटा, साइटोसोल। तो अब साइटोसोल आप किसको, पहले आप साइटोसोल किसको कह रहे थे, एंडोप्लाज्म को। तो ठीक है, एंडोप्लाज्म भी साइटोसोल था, लेकिन क्लियर डेफिनेशन क्या हुई कि एंडोप्लाज्म में तो और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें तो सेल ऑर्गेनेल्स भी भरे हुए हैं, तो क्या सेल ऑर्गेनेल को साइटोसोल कहोगे, सेल ऑर्गेनेल नहीं। मतलब इसमें जितने भी अघुलनशील पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए एंडोप्लाज्म से जो अघुलनशील पदार्थ हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, फैट है, तो जो अघुलनशील पदार्थ हैं उनको आप यदि बाहर निकाल दें तो जो चीज बचेगा, न्यूक्लियस भी आप बाहर निकाल दें तो जो चीज की आप कल्पना करते हैं उसे आप क्या कहोगे, साइटोसोल। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि यदि आप क्या करें कि एंडोप्लाज्म से एक नेक्स्ट आप पॉइंट नोट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्म से यदि अघुलनशील पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो इसे बाहर निकाल दिया जाए तो जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, उसे साइटोसोल कहते हैं। मेरे ख्याल से इतना क्लियर कोई नहीं बता सकता, जितना साफ सुथरा, जितने ढंग से मैं बता रहा हूं उतना क्लियर कोई इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मतलब एंडोप्लाज्म से जितने अघुलनशील पदार्थ हैं, तो अघुलनशील पदार्थ कौन कौन से हो गए यहाँ पे, अघुलनशील पदार्थ कौन से हो गए हैं यहाँ पे, अघुलनशील पदार्थ हो गया है बेटा, अघुलनशील पदार्थ में कौन कौन से हैं यहाँ पे कि जैसे सेल ऑर्गेनेल हो गए,
सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, और सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस भी, ठीक है ना, न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस भी आप देख लीजिएगा, है ना, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, और क्या है इनसॉल्वेंट मटेरियल में स्टार्च, स्टार्च, ठीक है ना, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, फैट एक्सेट्रा जो है, इन सब को यदि आप क्या कर दो, बाहर निकाल दो, इनको यदि आप बाहर निकाल दो तो क्या है, जो चीज बचेगी सेल के अंदर, सेल के एंडोप्लाज्म वाले भाग में, तो उसे आप कहोगे साइटोसोल, ठीक है ना। अब साइटोसोल में क्या है कि घुलनशील पदार्थ हैं, साइटोसोल में घुलनशील पदार्थ कौन कौन से बचेंगे, नेक्स्ट क्या आप पॉइंट एक ले लोगे कि साइटोसोल में घुलनशील पदार्थ, ये तो अघुलनशील थे, इनसॉल्वेबल मटेरियल था, सॉल्वेबल मटेरियल क्या है, घुलनशील पदार्थ जो है, सॉल्वेबल मटेरियल क्या है, घुलनशील, घुलनशील पदार्थ, घुलनशील पदार्थ कौन कौन से हैं बेटा, घुलनशील पदार्थ क्या हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो साइटोसोल में मिला होगा या एंडोप्लाज्म में मिला होगा, कौन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है, घुलनशील पदार्थ क्या होंगे, ग्लूकोज होंगे, अमीनो एसिड होंगे, फैटी एसिड होंगे, फैटी एसिड्स होंगे, विटामिन्स होंगी, विटामिन्स, विटामिन्स है ना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स, आयंस, आयंस वगैरह जो भी हैं वो भी ये सब क्या है एक्सेट्रा इसमें घुले होंगे, वो किस में रहेंगे, साइटोसोल में पाए जाएंगे, साइटोसोल में घुलनशील पदार्थ होंगे और अघुलनशील पदार्थ नहीं होंगे। तो ये जो बीच का हिस्सा है जो कि सेल ऑर्गेनेल्स या अघुलनशील पदार्थों के बीच में जो पाया जाता है उसको कहते हैं साइटोसोल, ठीक है ना। तो इस तरह से एक और एंडोप्लाज्म में एक और पार्ट, अभी तो अपन क्या है कि इसमें एंडोप्लाज्म में एक टर्म क्या आ गया, साइटोसोल, साइटोसोल को अपन ने इस तरह से डिस्क्राइब कर लिया। एंडोप्लाज्म में ही नेक्स्ट क्या कैरेक्टर था, एक फोर्थ कैरेक्टर आपको एंडोप्लाज्म में ही क्या हो गया कि यहां प्रोटीन के, प्रोटीन फाइबर का एक सिस्टम पाया जाता है एंडोप्लाज्म में ही, एक्टोप्लाज्म में नहीं, एंडोप्लाज्म में ही प्रोटीन फाइबर का एक सिस्टम पाया जाता है। इस सिस्टम प्रेजेंट, ए सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर, अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स, a system of protein fibers present in the endoplasm, present in the endoplasm, a system of protein fiber present in the endoplasm which known as cytoskeleton, जिसको आप क्या कहते हो, which known as cytoskeleton, cytoskeleton, साइटोस्केलेटन, उसको क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, क्या है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो सेल कार्टेक्स से है, ये क्या होता है, आउटर ग्लॉसी और क्लियर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है। दूसरा है एंडोप्लाज्म, ये इनर पार्ट है, सेल का मेडुला कहलाता है ये, और इसमें क्या होते हैं, कई विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स और क्या होते हैं, इनसॉल्वेबल मटेरियल होता है, अघुलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो अघुलनशील पदार्थ जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल ऑर्गेनेल्स विद न्यूक्लियस है, फैट वगैरह है जो कि घुलनशील नहीं होते, ये किसमें पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक दूसरा क्या है, घुलनशील पदार्थ है, दो प्रकार के हैं एंडोप्लाज्म में,
एक अघुलनशील पदार्थ है और दूसरे क्या है, घुलनशील पदार्थ है। घुलनशील पदार्थ में क्या है, जो घुलनशील पदार्थ है और जो अघुलनशील पदार्थ के बीच में स्थित होता है, या यूं कह लें कि घुलनशील पदार्थ जो है किसमें डूबे होते हैं, घुलनशील पदार्थ में। अघुलनशील पदार्थ किसमें डूबे होते हैं, घुलनशील पदार्थ में डूबे होते हैं। तो जो घुलनशील पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, साइटोसोल। और ये साइटोसोल में क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, आयंस एक्सेट्रा जो है वो साइटोसोल में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इसके अलावा क्या जो है, एंडोप्लाज्म में एक सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर का एक सिस्टम पाया जाता है। वो क्या है, उसको कहते हैं क्या, साइटोस्केलेटन। ठीक है ना। प्रोटीन फाइबर मतलब जो हमने किसकी बात की थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह की जो बात की थी, है ना। तो वो क्या करता है, सेल के शेप और साइज को मेंटेन रखता है। तो वो एक प्रोटीन फाइबर का क्या पाया जाता है, सिस्टम होता है। माने वो उनके व्यवस्थित होने का जो क्रम है, वो सिस्टम है, तंत्र है, उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है ना। अब इसमें एक वैज्ञानिक है एग्रीवाल एक वैज्ञानिक है। उन्होंने इसको, तो ये एक ट्रेडिशनल, एक सामान्य प्रक्रिया है कि दो भागों में अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। तो एक वैज्ञानिक है एग्रीवाल, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, इसको आप कहीं पे नोट कर लेंगे कि एग्रीवाल जो है, एग्रीवाल, ठीक है, एग्रीवाल, इनका कहना यह है कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म दो भागों से मिलकर बना होता है। दो भागों से मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म दो भागों से मिलकर बना होता है। नंबर एक है मैट्रिक्स, और दूसरा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, नंबर एक है मैट्रिक्स और दूसरा जो है क्या है, ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना, ऑर्गेनेल्स। एक है मैट्रिक्स और दूसरा है ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना। तो उन्होंने जो फ्लूइड है उसको क्या कह दिया, मैट्रिक्स कह दिया है, और जो ऑर्गेनेल्स या इनसॉल्युबल मटेरियल है उसको उन्होंने इस कैटेगरी में रख दिया है। तो ये एक इनके अनुसार जो है प्रोटोप्लाज्म, कभी कभी आ जाता है कि किस वैज्ञानिक के आधार पर साइटोप्लाज्म को इन दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो इस वैज्ञानिक के आधार पर। बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये एक जानकारी है, तो आप अपने पास इसको भी रखिए। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फंक्शन जरूर देख लीजिए, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म के फंक्शंस। ठीक है ना। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए, हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से मैटर कलेक्ट करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको समझते हैं, बिना देखे आपके सामने घंटों खड़े रहते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको इतनी मदद करनी चाहिए कि वीडियो को आप लाइक करें, आप उसको शेयर करें, और यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट लिखें। उसके आंसर निश्चित ही हम देंगे। हो सकता है तुरंत ना दें, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद जरूर हम उसके आंसर देंगे। तो इतनी मेहनत करने के बाद आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप उसको लाइक और शेयर करें, और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है। तो नेक्स्ट है क्या, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सबसे पहला काम साइटोप्लाज्म का क्या है कि यहां क्या होता है, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। स्टोरेज पहला है, स्टोरेज। ठीक है ना। स्टोरेज, संग्रहित मटेरियल यहाँ पे क्या क्या होते हैं, स्टोरेज यहाँ पे क्या क्या होता है, इसमें स्टोरेज होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, और क्या होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स,
अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये एटसेट्रा बहुत सारी चीजें जो आप जानते हैं, ये क्या होता है, नंबर 1 पहला काम है स्टोरेज का काम करता है, ताकि सेल के लिए इन मटेरियल्स की कमी ना हो और वहां पे वो बचा रहे, है ना। सेल को इसकी निरंतर जरूरत रहती है, इसलिए ये चीजें जो हैं यहाँ स्टोर रहती हैं। और भी हैं, आयंस भी हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, विभिन्न प्रकार की चीजें जो हैं वो यहीं पे सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है ना। जैसे विभिन्न प्रकार की प्रोसेस हैं, पाथवे हैं, है तो उस समय जैसे मान लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, और फैट की सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, ये तमाम तरह की जो प्रोसेस हैं, फैट सिंथेसिस एक्सेट्रा जो है वो किसमें होती हैं, सब ये कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है, साइट ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस का क्षेत्र है, या पाथवे ऑफ सिंथेसिस भी आप इसको कह सकते हो, पाथवे भी यहीं पे होता है, ठीक है ना, पाथवे ऑफ सिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये दूसरा करेक्टर हो गया। एक इसमें एक और करेक्टर है, थर्ड करेक्टर आप इस पे जोड़ सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म लिविंग है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, लिविंग होता है, लिविंग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमेशा ये क्योंकि यह हमेशा मूवमेंट करता रहता है, यह हमेशा मूवमेंट स्टेज में होता है, यह हमेशा मूवमेंट स्टेज में होता है। साइटोप्लाज्म लिविंग होता है क्योंकि यह हमेशा मूवमेंट स्टेज में होता है। तो साइटोप्लाज्म ये हो गया